हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी टॉपिक को इकोनॉमिक्स के ऊपर। अभी नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में से आईएएस का एग्जामिनेशन इज नेक्स्ट। सो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स में जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या ज़रूरी फैक्टर्स होते हैं, किस तरह से हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं और क्या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहेगा, वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसमें हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे और जो करंट बजट आया है उसको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। और इसी से रिलेटेड हमारी जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्लासेस रहेंगी वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो इस क्लास में हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, नेशनल इनकम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स में होते हैं कि ये इनकी मीनिंग्स और डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास एटलीस्ट एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि ये टॉपिक होते क्या है, इनका मतलब क्या होता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनको कर पाना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है और जो भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन दी होती है उसे एनालाइज करना आसान हो जाता है। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब क्या होता है। अब जहाँ तक बात है इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स इज समथिंग जिसको हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ देखते हैं, यानी कि हमारा जो सराउंडिंग है, हमारी कंट्री जो है या फिर जो वर्ल्ड है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की वजह से ही चल रहा होता है। एंड इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ द सोसाइटी एलोकेट्स स्carce रिसोर्सेज, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू प्रोड्यूस आउटपुट, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब होता है कि सोसाइटी के जितनी भी स्केर्स रिसोर्सेज है, स्केर्स हो गया कि जिनकी मात्रा जो है वो लिमिटेड है या बहुत कम है, उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना है, उसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब स्केर्स रिसोर्सेज में आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सब कुछ आ जाता है, यानी कि एवरीथिंग कवर्स अप इन इकोनॉमिक्स। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक्स का? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक कंट्री में उसकी इकोनॉमी जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, किस टर्म्स में करेंगे, तो उसकी गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में ही किया जाएगा। इसके तीन फैक्टर्स होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन और तीसरा होता है आपका कैपिटल फॉर्मेशन। ये तीनों आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिनके बगैर एक इकोनॉमी फंक्शन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है आपकी मेजरली लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, दैट इज एंटरप्रेन्योर। तो ये चारों फैक्टर्स होते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको बेसिक समझने का एक तरीका आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसने ये सोचा कि मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है, बिस्किट की फैक्ट्री। अब उस बिस्किट की फैक्ट्री को खोलने के लिए उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक लैंड की। उसको लैंड चाहिए, लैंड के ऊपर ही वो अपनी फैक्ट्री लगा सकता है। अब लैंड लेने के बाद उसने क्या किया, अब उसको उस लैंड के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको कैपिटल की ज़रूरत है। जब कैपिटल होगा तभी वो उस लैंड को खरीद सकता है। और लैंड पे खरीदने के बाद उसने जो फैक्ट्री सेटअप करी है, उस फैक्ट्री में काम करने के लिए उसको लेबर भी चाहिए और उन लेबर को भी वेजेस देने के लिए उसको कैपिटल चाहिए। तो और इन सारी चीज़ों को मैनेज करने वाला एक एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए, तो वो ही पर्सन उसको मैनेज कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बिना कैपिटल के, बिना मनी के आप लैंड नहीं ले सकते, आप लेबर को हायर नहीं कर सकते, आप बिना एंटरप्रेन्योर के कैपिटल को जनरेट नहीं कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो लैंड कौन खरीदेगा? अगर लैंड है बट बाकी के तीन फैक्टर्स नहीं है तो भी कोई काम नहीं होगा। सो ऑल इन ऑल ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी को रन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका वाई इज प्रोडक्शन लो इन मेनी इकोनॉमीज। अब प्रोडक्शन लो क्यों होता है इकोनॉमीज में? अब
जब स्केर्स होती हैं आपकी रिसोर्सेज, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल हैं, वो अगर स्केर्स होते हैं, तो उनको बहुत ही कायदे से और ध्यान से यूज़ किया जाता है। और इसी वजह से अगर आपकी रिसोर्सेज जो है वो कम है, तो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी कम हो जाती हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट इंडियन इकोनॉमी का क्या होता है? अब बात हमने कर ली इकोनॉमिक्स की, यानी कि इकोनॉमी को रन कैसे करना है। अब इस इकोनॉमी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यानी कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती कैसे है और हम इन्हें कवर अप कैसे करते हैं। तो इसको मेनली कवर किया जाता है नेशनल इनकम के ज़रिए, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ज़रिए, फिस्कल पॉलिसी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 4 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके इंडियन इकोनॉमी के। तो अब इन चारों टॉपिक्स को हम ब्रीफली जान लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम आपकी कंप्राइज करती है आपकी जीडीपी, जीएनपी जैसे टर्म्स की। अब नेशनल इनकम होती है नेशनल, यानी कि पूरे देश की जो इनकम है, यानी कि आपकी कंट्री में एक साल के अंदर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितने लोगों ने वन फाइनेंशियल ईयर में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितने बने हैं और टोटल कितना कंजम्पशन हुआ है, ये सारी चीज़ें आपकी जो कहलाती हैं, वो आपकी नेशनल इनकम होती है। यानी कि एक साल के अंदर एक देश में बनाई गई जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो रेडी फॉर कंजम्पशन होती है, वो सारी गुड्स एंड सर्विसेज को कंप्राइज किया जाता है, वो ही आपकी नेशनल इनकम कहलाती है। अब जब एक देश के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। जो टोटल वैल्यू आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, वो आपकी जीडीपी कहलाती है, जीडीपी ऑफ अ कंट्री। नेशनल इनकम को कई एस्पेक्ट्स में शो किया जाता है, जैसे जीडीपी दैट इज आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाती है, फिर आपका होता है एनडीपी दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर आता है आपका यहाँ पर आपका एनडीपी भी आता है जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। ये आपका एनएनपी में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, और यही आपकी नेशनल इनकम कहलाती है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्पेसिफिकली नेशनल इनकम के टॉपिक को कवर अप करेंगे। इस वीडियो में हम केवल ब्रीफली जान रहे हैं कि इन टॉपिक्स का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट बारी आती है मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसीज होती हैं जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती हैं। सेंट्रल बैंक, यानी कि इंडिया में देखा जाए तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ पॉलिसीज को क्रिएट करता है ताकि वो इकोनॉमी को प्रॉपरली रन कर सके, जिसमें आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जैसे टर्म्स आते हैं। अब इन बेसिक टर्म्स का मतलब हम लोग एक बार जानते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। रेपो रेट, रेपो रेट आपका वो रेट होता है जिस पर इसको रीपर्चेज ऑप्शन भी कहा जाता है, जिस पर आरबीआई लोन देता है अदर बैंक्स को, जैसे आपका एसबीआई हो गया या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये सारे जो आपके रीजनल ब्रांच बैंक्स होते हैं, इनको अगर कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है या फिर लोन की ज़रूरत पड़ती है और इनके पास पैसा नहीं है, तो ये क्या करते हैं, आरबीआई से लोन ले लेते हैं। जब बैंकों को आरबीआई से लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो जिस रेट पर आरबीआई इन बैंकों को, अदर बैंक्स को जो लोन देता है, वो ही आपका रेपो रेट कहलाता है। और करंटली इसका जो रेट है वो आपका 6.5% है, 6.50। रिवर्स रेपो क्या हो जाता है, जब ऐसा ड्यूरेशन आता है जब आरबीआई को बैंकों से पैसा लेने की जरूरत पड़ती है, यानी कि अभी तक रेपो में क्या होता है, बैंक्स जो है वो आरबीआई के पास जाते हैं पैसा लेने के लिए, और रिवर्स रेपो में क्या हो जाता है, आरबीआई जो है, आरबीआई को जरूरत पड़ती है और वो बैंक्स के पास जाता है। जब आरबीआई पैसा लेने जाता है बैंकों से, तो जिस रेट पर बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है, उस रेट को हम लोग रिवर्स रेपो कहते हैं। और करेंटली ये जो रेट है वो 3.35% होता है। और रिवर्स रेपो और रेपो रेट ये दोनों मेजर कंपोनेंट्स होते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बेसिकली होती है आपकी
अगर किसी बैंक को इमीडिएटली जैसे ओवरनाइट किसी पैसे की ज़रूरत है और बैंक के पास उतना पैसा नहीं है और उसको इमीडिएटली ज़रूरत है उस पैसे की, तो वो अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ यानी कि एनडीटीएल के रिस्पेक्ट में वो ओवरनाइट यानी कि एक रात के अंदर 2% के रेट के हिसाब से आरबीआई से लोन ले सकता है, अपनी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के बदले में। सो ये बहुत मेजर टर्म पे यानी कि जब भी किसी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उसको इमीडिएट ट्रांज़ैक्शन करना है और उसके पास पैसे की कमी है, तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ के बल पे आरबीआई से ओवरनाइट 2% के एडिशनल इंटरेस्ट रेट पर वो उससे पैसा बोरो कर सकता है। फिर आता है आपका बैंक रेट। बैंक रेट आपका जनरली जो होता है वो हायर होता है। ये वो बैंक रेट होता है जो यूजुअली आपका रेपो रेट से थोड़ा-सा हाई होता है और ये आरबीआई चार्ज करता है लोन देने पर कॉमर्शियल बैंक्स को। एंड बैंक रेट इज डिफरेंट फ्रॉम द एमएसएफ इन नेचर दैट द बैंक रेट इज लॉन्ग टर्म. It applies to all commercial banks and there is no limitation like 2% of their respective net demand and time liabilities, that is NDTL. यानी कि बैंक रेट एक तरह का रेट है जिसके ऊपर आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है और इसमें 2% जैसी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट आपका आता है सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो होता है आपका वो पैसा जो कोई भी बैंक एज कैश आरबीआई के पास रखता है, उसे सीआरआर कहा जाता है। यानी कि उसी के रिस्पेक्ट में जो है आरबीआई जो है वो पैसा प्रोवाइड करती है अदर बैंक्स को। It corresponds to the percentage of liquid reserves each bank has to keep as cash reserve with आरबीआई। यानी कि कैश रिजर्व के फॉर्म में, यानी कि लिक्विड रिजर्व, लिक्विड क्या होता है जो आपका इमीडिएटली कैश में कन्वर्टेबल होता है या फिर नेक्स्ट टू कैश होता है, वो लिक्विड कैश उसे एज अ रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ता है आरबीआई से किसी भी तरह का लोन लेने के लिए। और करंट जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 4.5% है। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर भी एक तरह का आपका रिजर्व होता है, बट ये बैंक्स आरबीआई के पास नहीं रखते बल्कि ये बैंक्स अपने खुद के पास रखता है। सो एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, corresponds to the percentage of liquid reserves each bank has to keep as cash reserve with themselves। यानी कि ये आरबीआई के पास रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बैंक्स को अपने खुद के पास रखना होता है। Corresponding to the deposits they have, banks have to mandatorily keep reserves corresponding to SLR locked with themselves in form of gold or government securities। यानी कि बैंक्स के लिए नेसेसरी होता है, यानी कि उनको सीआरआर आरबीआई के पास रखना होता है एज अ रिजर्व कैश के फॉर्म में, और एसएलआर उनको अपने खुद के पास रखना होता है। इसका मेजर फंडा यही होता है कि एसएलआर रखने का, कि अगर मान लीजिए किसी बैंक के कस्टमर को अगर इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत पड़ रही है और बैंक्स पैसा अपने पास नहीं रखते, वो उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं जैसे लोन्स के फॉर्म में या फिर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, जिसकी वजह से बैंक्स पूरा पैसा अपने पास नहीं रखते। बट अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आकर के इमीडिएटली उनसे कैश मांगता है या फिर उनका आउटफ्लो ऑफ कैश ज़्यादा हो रहा है, तो उनके पास इमीडिएटली इस इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए कैश रिजर्व्स होने चाहिए। तो ये एसएलआर वही काम करता है कि ये उनके ज़रूरत के टाइम पर उनके काम आ जाए, इसलिए एसएलआर रखना बैंक्स के लिए मैंडेटरी होता है। सो नेक्स्ट आता है आपका क्रार, दैट इज CRAR। क्रार आपका होता है कैपिटल टू रिस्क अवेटेड एसेट्स रेशियो, इज अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द कैपिटल ऑफ द बैंक बाय एग्रीगेटेड रिस्क वेटेड assets. The higher the CRAR of the bank, the better the capitalized it is। यानी कि बेसिकली इसका मतलब होता है कि जब भी कोई बैंक किसी तरह के लॉसेस में होता है, तो उसके पास अपने खुद के ऐसे रिजर्व्स होने चाहिए जिनसे वो उन लॉसेस को और लोन्स को रिकवर कर सके। यानी कि हर चीज़ के लिए आरबीआई के पास या अदर बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक बैंक की अपनी खुद की कितनी क्षमता है कि वो अपने लॉसेस को और लोन्स को कवर अप कर सकते हैं, तो उसके पास इतने रिजर्व्स होने चाहिए अपने खुद के पास ताकि वो इन लॉसेस को कवर अप कर सके। तो जितना ज़्यादा आपका करार होता है, बैंक उतना ही ज़्यादा बेटर पोजीशन में होता है। नेक्स्ट आता है आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आपकी होती है
policy under which the government uses instruments of taxation, public spending, and public borrowings to achieve various objectives of economic policy. Simply put it, the policy of the government spending and taxation to achieve sustainable growth. यानी कि फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है ताकि वो पैसा जनरेट कर सके टैक्सेस के फॉर्म में, और इसी पैसे का यूज़ होता है पब्लिक गुड के लिए, जैसे पब्लिक स्पेंडिंग, जैसे आपके रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, इनको बनाने के लिए जो पैसा कलेक्ट किया जाता है। तो ये डायरेक्टली जो चीज़ें होती हैं ये फिजिकल पॉलिसी के अंडर आती हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। लास्टली आपका आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है आपका जितने भी आपके नेशनल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सब का जो समेशन होता है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहलाता है। यानी कि आपके इसमें नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपका कैलकुलेट होता है, यानी कि आपने टोटल कितने एक्सपोर्ट्स किए हुए हैं दूसरे कंट्रीज में और आपने कितना इंपोर्ट किया हुआ है, इन दोनों को बैलेंस करके आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आता है। इसके तीन मेजर कैटेगरीज होती हैं, आपका करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेट टॉपिक में। तो ये आपके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सारे इकोनॉमिक्स में, कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इनके बेसिक्स पता होने चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।